वक्फ अधिनियम 2025 को लेकर के चर्चाएं बहुत सारी हुई। ऐसे में बीते दिनों मध्य प्रदेश में इसे लेकर के बड़ा फैसला लिया गया और उत्तर प्रदेश में भी अब आने वाले दिनों में इससे जुड़े हुए तमाम अहम फैसले जमीन पर उतरे हुए नजर आ सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। दानिश जी, कैसे देख रहे हैं आप कि जो कुछ अमूलचूल बदलाव की बात कही जा रही थी वक्फ अधिनियम 2025 में, कितना प्रभावी पहली चीज तो रहने वाले, और अभी मुख्य तौर पर क्या कुछ बदलाव वक्फ में आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि केंद्र की हमारी मोदी सरकार वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल लेके क्यों आई। वक्फ की जो संपत्ति है खुदा की संपत्ति है, और वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल जो मुस्लिम समाज के गरीब लोग हैं, पासमानदा लोग हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं और मुस्लिम समाज है, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए। सोशल अपलिफ्टमेंट जो है, रिलीजियस अपलिफ्टमेंट और जो है फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट, इन तमाम जो है टारगेट के साथ वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन एक लंबे समय तक ये देखा गया कि वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल आम मुसलमानों के वेलफेयर के लिए नहीं हुआ, बल्कि वक्फ की संपत्तियों पे कुछ वक्फ माफिया काबिज हो गए और उन्होंने वक्फ की संपत्ति को इल्लीगल तौर से उसको बेचा, उस पर अवैध कब्जा किया, इल्लीगल इंक्रोचमेंट किया, उसके डॉक्यूमेंटेशन में फेरबदल की, डॉक्यूमेंटेशन में धोखाधड़ी की। तो एक ऐसी लंबी शिकायत आम मुसलमानों की तरफ से मिली। उस शिकायत को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने सेंट्रल स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसकी सदन में चर्चा हुई। एक लंबी चर्चा के बाद सदन ने फैसला किया कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इस अमेंडमेंट को आगे बढ़ाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, जिसको हेड कर रहे थे माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी, और उसमें अलग अलग दल के, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के तमाम उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शामिल थे। वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो जेपीसी, देश के अलग अलग प्रदेशों में गई और उसने वक्फ के स्टेक होल्डर से, आम मुसलमानों से, मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं से, समाज सेवियों से बातचीत करके उसका एक ड्राफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा। और सदन और लोकसभा और संसद के बाद, जेपीसी के बाद, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद ये अमेंडमेंट पास हुआ। इस अमेंडमेंट में कई सारे एक सकारात्मक बदलाव किए गए थे, जिसमें सुनिश्चित किया गया था कि वक्फ के माध्यम से जो वक्फ के लैंड पे अवैध कब्जे हो रहे हैं या उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऑडिटिंग नहीं हो रही, इन तमाम खामियों को दूर किया जाए। तो अमेंडमेंट आने के बाद इस चीज़ों को सुनिश्चित किया गया कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसकी प्रॉपर हैंडलिंग हो। उम्मीद पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। उस उम्मीद पोर्टल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि देश के हर प्रदेश अपने जिस प्रदेश में जितनी वक्फ की लैंड है, उस वक्फ की लैंड को उम्मीद पोर्टल पे उसको सबमिट किया जाए, उस उम्मीद पोर्टल पे उन तमाम चीज़ों को अपलोड किया जाए, ताकि किस स्टेट में कितनी वक्फ की लैंड है इसके आंकड़े, एक फेयर आंकड़े सबके सामने आ पाए। तो अमेंडमेंट आने के बाद उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया। उम्मीद पोर्टल पे हर प्रदेश ने उम्मीद पोर्टल पे अपने अपने प्रदेशों की जो वक्फ की संपत्तियां दर्ज की। उसमें उस अमेंडमेंट में एक और सुझाव था कि अब वक्फ बोर्ड का जो गठन होगा, वो गठन 11 सदस्यीय कमेटी का होगा। यानी अब वक्फ बोर्ड में 11 सदस्य बनेंगे, जिसमें एक चेयरमैन होंगे और 10 मेंबर होंगे। पहले वक्फ बोर्ड में जो चेयरमैन बनते थे यूपी में और तमाम जगह, कई जगह, उसमें यह था कि मेंबर्स जो है वो चेयरमैन को इलेक्ट करते थे। बट अब सेंट्रल वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद उसमें ये प्रावधान हो गया कि चेयरमैन डायरेक्ट, अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो डायरेक्ट चेयरमैन को नॉमिनेट करा सकते हैं। और जो 10 मेंबर होंगे, उस 10 मेंबर में पासमानदा समाज के, जो पिछड़े समाज के मुसलमान हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों से पिछड़े मुसलमानों को लाभ मिले, ताकि वो समाज के मुख्य धारा से जुड़े। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मुस्लिम लॉ को जो जानने वाले एक्सपर्ट का समायोजन होना चाहिए, ऐसे समाज सेवी जो मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनका समायोजन होना चाहिए। इसी तरह 2 गैर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल होंगे। तो ऐसे करके एक फॉर्मेशन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में इसको लागू किया गया। उसके बाद लगभग 1 साल बीत गया, हम लोग 2026 में बैठे हैं। अलग अलग प्रदेशों में जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड का गठन होना है, तो वो अमेंडमेंट के अनुसार ही
जो भी प्रदेश अब फर्दर वक्फ बोर्ड का गठन करेगा उसी अमेंडमेंट के अनुसार अनुरूप गठन होगा। करेगा। तो गैर मुस्लिम सदस्य को लेकर के विपक्ष काफी ज्यादा उसको सवाल खड़े कर रहा था। प्रदेश में भी देखा गया कि सपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर के आवाज उठाई गई। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, वहां पे मार्च में उनका टेन्योर खत्म हुआ है, तो इसमें पूरी तरीके से लागू होने वाला है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ, केंद्र की मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आई और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आने वाले दिनों में जब वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड का गठन होगा। तो उसमें भी गैर मुस्लिम सदस्य या वो पसमानदा जो महिलाएं जो अमेंडमेंट दिया गया है वो केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया, ये एक एक्ट है और उस एक्ट के अनुसार ही वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन होना है। तो उस एक्ट के गाइडलाइन में जो जो उस एक्ट की गाइडलाइन होंगी उस गाइडलाइन को फॉलो करना, यूपी नहीं तमाम अलग अलग जो प्रदेश है, हर प्रदेश को उस एक्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही अपने वक्फ बोर्ड का गठन करना होगा। सियासत से जोड़ा गया था इस पूरे बिल को, जिसमें खास तौर से ये प्रमुख लाइन यही थी कि गैर मुस्लिम सदस्यों को इसमें रखा जाएगा। इसको लेकर के विवाद होता रहा। कैसे देख रहे हैं आप? क्या क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं, विपक्ष से मुद्दा बना सकता है अपने वोट बैंक के लिए या फिर अलग अलग देखो, इसको समझने की जरूरत है कि वक्फ बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये कोई धार्मिक बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड सरकार की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। वक्फ बोर्ड में ही जो उसके प्रमुख सचिव होते हैं वो भी नॉन मुस्लिम है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत वक्फ बोर्ड आता है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत वक्फ बोर्ड आता है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख सचिव है नॉन मुस्लिम है। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड में जो सहायक सर्वे आयुक्त होते थे, जो वक्फ का सर्वे करते थे जनपद स्तर पे, वो जो डीएमओज होते थे, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स, वो नॉन मुस्लिम होते थे। ठीक है ना? हाँ। तो धार्मिक, ये कोई वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक बॉडी नहीं है। ये विपक्ष जो है कांग्रेस सपा इसको लगातार मुस्लिम समाज को कंफ्यूज करने का काम कर रही है, गुमराह कर रही है। वक्फ बोर्ड में इस अमेंडमेंट में ये साफ कहा गया है कि जो धार्मिक रिचुअल्स थी वो एज इट इज रहेंगी। यानी कि किसी वक्फ की संपत्ति का कोई मुतवल्ली अगर बनता था तो मुसलमान ही बनता था और वो मुसलमान ही बनेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर किसी वक्फ की संपत्ति में जो बोर्ड बनता था, उस बोर्ड के जो मेंबर्स बनते थे, वक्फ की संपत्ति का प्रॉपर मुतवल्ली बनते थे, उसके मेंबर्स बनते थे, वो मेंबर्स जो है मुस्लिम होते थे, तो वो आज भी मुस्लिम है। ये वक्फ बोर्ड, ये एक सिंगल लाइन में मैंने समझाया कि वक्फ बोर्ड जो है एक प्रशासनिक ढांचा है। इस सरकार की तरफ से एक प्रशासनिक ढांचा है जिसका काम है वक्फ के संपत्तियों को मॉनिटर करना। उसमें क्लर्क है, कल को कोई ये कहेगा वो क्लर्क है, वो हिंदू क्यों है, नॉन मुस्लिम क्यों है, वो प्रमुख सचिव वो नॉन मुस्लिम क्यों है। तो ये कोई तर्क नहीं विपक्ष के पास। देखिए, विपक्ष के पास ना कोई एजेंडा है ना कोई तर्क है, केवल मुस्लिम समाज को गुमराह करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, ये विपक्ष का एजेंडा है। प्रदेश में इससे पहले भी देखा गया कि बहुत सारे माफिया वक्फ चलाते थे बीते कार्यकालों में। उन तमाम चीजों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि इन कुछ बदलावों से या इन चीजों से कुछ ये जो सकारात्मक बदलाव हुए जिससे वक्फ की जो चोरी रुकी और वक्फ के ऊपर से अवैध कब्जे हटे, इससे सबसे ज्यादा परेशान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता है। क्योंकि इन्हीं के समाजवादी पार्टी के शासनकाल में और कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे अगर किसी के टेन्योर में हुए तो समाजवादी पार्टी के टेन्योर में हुए। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, तमाम ऐसे वक्फ की संपत्तियां हैं जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में वक्फ की जो है संपत्तियों पर अवैध कब्जे कराए गए। तो सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को कमजोर करने का काम ये सपा और कांग्रेस जैसे दल ने किया। मदरसा शिक्षा के रिफॉर्मेशन के लिए कोई काम नहीं किया। आज अगर मोदी योगी सरकार उसके लिए काम कर रही है तो ये बात उन्हें खराब लग रही है। जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको ट्रिपल तलाक के दंड से मुक्त कभी नहीं कराया इसी कांग्रेस और सपा ने। उनको वहां उस दंड से मुक्त कराने का काम अगर मोदी सरकार ने किया, इस बात से जो है सपा और कांग्रेस हैरान परेशान है। जो मुस्लिम पासमानदा तबका है जिसको कोई नहीं पूछ रहा था, उस पासमानदा समाज के उत्थान के बाद, मुख्यधारा में लाने की बात ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। अगर इतनी हितैषी कांग्रेस और सपा के लोग होते तो पासमानदा समाज के अपलिफ्टमेंट की बात ये पहले करते, लेकिन इन्होंने कभी भी मुसलमानों के ठोस विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अहमद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वक्फ अधिनियम 2025 के जो नियम हैं जिसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को रखा जाना, पसमानदा महिलाओं को तरजीह देना, तो इन तमाम चीज़ों को उसी के अनुरूप प्रदेश में लागू करने का काम किया जाएगा, जिससे कि खास तौर से इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके आने वाले दिनों में भविष्य के लिहाज से बेहतर कदम और फैसले लिए जा सके। शुभम पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।